डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज माइंड मैप की सीरीज में हम ऑसिलेशन को कवर करेंगे। देखिए, ऑसिलेटरी जो मोशन होती है उसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो अगर यहाँ पे स्टार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको पीरियडिक मोशन क्या है, अगर आप बुक में देखेंगे तो सबसे पहले इसी को डिस्कस किया रहेगा। तो सबसे पहले पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन या फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उस मोशन को रिपीट करता है, ओके, सो दैट मोशन इज कॉल्ड एज पीरियडिक मोशन। जैसे अगर हमने सन और अर्थ का एग्जांपल ले लिया, अर्थ जो है सन के अराउंड में 365 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी तरह से अगर मून को अगर देखेंगे तो मून ओके 1 मंथ में ओके ये जो है एक चक्कर अर्थ के अराउंड में कंप्लीट कर लेता है। या अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड में 24 आवर्स में एक जो है चक्कर पूरा कंप्लीट कर देती है। तो हर बार 24 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेती है। या इसी तरह से मिनट वाली अगर नीडल की बात करें, ओके, हम घड़ी में से देखें तो 60 मिनट में वो जो है एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम्पल्स पीरियडिक मोशन के हैं। इसी तरह जैसे पेंडुलम का एग्जाम्पल लेंगे तो सेकेंड्स पेंडुलम जो होता है, जैसे पहले वाले जो वॉल क्लॉक होते थे उसमें तो पेंडुलम इधर से इधर ऐसे जाता है, तो 1 सेकंड ऐसे जाने के लिए लेगा, दूसरे सेकंड में वापस आएगा, मतलब 2 सेकंड में वो एक अपना चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता, फिर से 2 सेकंड में और एक चक्कर करेगा। तो इस तरह से ये जो मोशन है या जो सुई होती है, ओके, जैसे सुई मशीन में वो ऐसे नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है फिर ऐसे आती है। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चला जाए तो उसकी स्पीड भी ओके जो टाइम पीरियड रहेगा या फिक्स्ड इंटरवल ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स है ये सारे पीरियडिक मोशन के। तो इन एग्जांपल्स में से आप समझो कि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। तो कौन से एग्जांपल? तो जैसे मैंने अर्थ को बोला कि सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। इसी तरह मून सन के अर्थ के अराउंड में चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। या अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, रोटेट हो रही है, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल थे, जैसे हमने जो है पेंडुलम वाला एग्जाम्पल लिया तो वो ऑसिलेट कर रहा है बोलेंगे, ओके, इट इज नॉट सर्कुलर मोशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑसिलेटिंग मोशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन जो रहेगी मीन पोजीशन उसके अराउंड में मतलब टू एंड फ्रो इस तरह की मोशन करेगा, मे बी अलोंग द एक्स एक्सिस और मे बी अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे नीडल है सुई, ओके, सीविंग मशीन जो रहती है वो सुई ऐसे जाती है फिर ऊपर आती है, फिर ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है। सो दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो जो मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, या इसी को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। अगर बहुत फास्ट हो रहा है ऑसिलेशन तो उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। तो उस हिसाब से ऑसिलेटरी मोशन के साथ में हम वर्ड यूज कर सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए एक और टर्म यूज किया, हार्मोनिक मोशन। इसी को एक और नाम दे रखा है हार्मोनिक मोशन। तो चाहे ऑसिलेटरी बोले, वाइब्रेटरी बोले और हार्मोनिक बोले, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे फर्क सिर्फ इसमें समझ जाए कि वाइब्रेशन जब बहुत फास्ट ऑसिलेशन होंगे तो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली कैसे समझें। अगर जो ऑब्जेक्ट वो मोशन कर रहा है उसका एक्सेलरेशन ओके इस तरह रिलेट करता है, इस प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n, उसमें ये x डिस्प्लेसमेंट है, वो जो मोशन कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट x है, x की पावर n, n की वैल्यू क्या है 1357, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऑड वैल्यू आना चाहिए, ऑड वैल्यू रहेगी तो ही हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी द ऑसिलेटरी मोशन। अगर ये इवन रहेगा ओके x की पावर 2 बोल देंगे, 2 इवन वैल्यू है, 5 इवन वैल्यू है तो वो उसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। सो एनीवे ये वैल्यूज ऐसे होना चाहिए, इवन आउट को छोड़ दे 1 3 5 7 9 ऐसे होने चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे, क्योंकि हम ऑसिलेशन तो बोल रहे हैं लेकिन सारे ऑसिलेशन चैप्टर में कवर नहीं है। सबसे सिंपल वाला जो केस बनता है ओके, मतलब हम हार्मोनिक मोशन तो सबसे सिंपल वाली हार्मोनिक मोशन, तो बहुत सारी जगह पे ऑसिलेशन को चैप्टर का नाम क्या लिखते हैं? SHM लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? तब ये x की वैल्यू सबसे छोटी जो लेंगे, ओके। सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x,
तो दिस इज द रिलेशन। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन और डिस्प्लेसमेंट में, तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूछ सकता है, उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। कहीं पर भी जहां पर भी आप जो है ना मोशन जो है पढ़ रहे हैं, तो अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है तो आपको यही प्रूफ आता है। अब जैसे अगर आपने पढ़ रखा है तो आप देखेंगे कि भाई अगर हमने एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो और उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो देखेंगे कि वो ऑसिलेशन करना शुरू करता है, एसएचएम करता है। वहां पे अगर हम मैथमेटिकली उसको जो है एनालिसिस करें तो आपको यही इसी तरह से जो है ना आएगा। ठीक है, मतलब वहां पे क्या हो रही है, एंगुलर जो है मोशन होगी, ओके सॉरी एंगुलर रिलेशन आएगा। तो इसी तरह आप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रख के उसकी मीन पोजीशन से मैग्नेटिक डाइपोल, ओके मतलब मैग्नेट को आपने रखा या आपने मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया, तो अगर जैसे ही उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी जो है ना एसएचएम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इक्वेशन इसी तरह की है। तो ये एसएचएम भी दो टाइप की है, ओके। तो यहाँ पे चले एसएचएम जो है ना ये दो टाइप की होती है। तो यहाँ पे इसके दो टाइप ऐसे बता, एक होती है लीनियर एसएचएम और दूसरी होती है एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम का बहुत ही कम पोर्शन, ओके, नहीं के बराबर, बस लास्ट में एक दो एप्लीकेशन रहेंगे वहां पे वो रहेगा, अदरवाइज पूरा चैप्टर हमको लीनियर एसएचएम पर। ठीक है, तो अब वो एप्लीकेशन के हिसाब से हम समझ जा सकते हैं क्या है वो फर्क। यहाँ पे जैसे हमने लिखा दिस ए इज प्रोपोर्शनल टू -x, तो यहाँ पे लीनियर वेरिएबल्स है, एंगुलर तो एक्सेलरेशन लिखेंगे क्या आ जाएगा अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा है, माइनस ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो अगर इस तरह का रिलेशन आ रहा है तो वो एंगुलर एसएचएम को बता रहा है। तो एनीवे ये आया या ये आया, ओके, ये आ गया तो लीनियर एसएचएम कर रहा है, ये आ गया तो एंगुलर एसएचएम कर रहा है। तो सिंपली अगर इस तरह के रिलेशन आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नेक्स्ट जैसे पॉइंट आपको जो देता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बता देता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम आसान सी जैसे जो रहेगी, ओके, कि d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये जो एकदम आसान सा जो रिलेशन है। अब यहाँ पे हमने ये सारा टर्म एडजस्ट कर दिया, एक्चुअली m रहेगा यहाँ, लेकिन मास को इधर हमने डिवाइड करके इस तरह से लिख दिया, तो इक्वेशन का फॉर्म यही रहता है। ओके, हम क्या लिखते हैं, मास, ये एक्सेलरेशन है d2x by dt स्क्वायर, तो ma मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रहेगा, और ये जो है ना kx है, ओके, kx। अब देखिए जो एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे अगर चेक कर ले, जैसे मैंने बोला कि भाई आपको जो है ना पेंडुलम, आगे एग्जांपल आएंगे, यहाँ पे सिंपली समझने के लिए लीनियर एसएचएम का एग्जांपल क्या रहेगा, तो स्प्रिंग मास सिस्टम जो रहेगा, अगर स्प्रिंग को एक मास लगा हुआ है ये इस तरह से, सपोज ये ऐसे ऐसे बता रहे और यहाँ पे जो है ना एक मास रखना है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, ऐसे पकड़ के खींचा, ओके, तो क्या होगा, ये ऐसे आपने ऐसे फोर्स लगा के इसको ऐसे ऐसे खींचा, तो क्या होगा, ये ऐसे इसके करीब जाके क्या रुक जाएगा, नहीं, ऐसे ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेस्ट एग्जांपल है लीनियर एसएचएम का। एक और एग्जांपल हम जो है ले सकते हैं, जैसे पेंडुलम वाला जो एग्जांपल होता है, ओके, पेंडुलम वाला एग्जांपल, लेकिन पेंडुलम में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है ना, ये जो एंगल होता है ना, ये जो ऑसिलेट करने का, ये इधर से दिस एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, ओके, दिस थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, तभी आप जो है ना उसको बता सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर वो लीनियर एसएचएम नहीं होगा। तो आगे आपको इन दोनों के एग्जांपल है, ठीक है, दोनों भी आपको डिस्कस किया गया है, इससे रिलेटेड भी कुछ हमको वर्कआउट करना है, इसको भी वर्कआउट करना है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे एसएचएम स्टार्ट जो होता है ऑसिलेशन में, ये आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई, ओके। सबसे पहले क्वेड्रिक मोशन, उसमें सर्कुलर और रोटेशनल मोशन जो होती है या ऑसिलेटरी जो मोशन होती है, ओके, तो ये जो है आपको क्लियर होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। और एक बार फिर से अगर समझ जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट जैसे ये मीन पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर वैसे, सो एक साइकिल कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटिंग मोशन, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो ये ऐसे जाएगा, वापस आएगा यहाँ, फिर से अब ऑब्जेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो एनीवे ये एग्जाम्पल आप समझ लें किस तरह की ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो, देखो यहाँ से ये थोड़ा आगे गया, वापस आया, फिर इधर थोड़ा आगे गया, फिर वापस आया। सो दिस इज वी आर हैविंग ओके एसएचएफ या सिंपली ये ऑसिलेटिंग मोशन का, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो है जो टर्म्स रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, तो भाई ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जो वेरिएबल्स हम जो है काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। मोशन आया तो हमको मतलब जैसे हम जो मोशन से रिलेटेड काइनेमेटिक्स से जो टर्म है, तो आपको उसके वेरिएबल्स वो भी यहाँ पे पढ़ने ही पड़ेंगे। अब इस मोशन के हिसाब से उसके वैल्यूज क्या रहेंगे, उसका रिलेशन क्या रहेगा, वो आपको देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ओके, चलिए आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इस पर अब करता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। ओके सो अब देखिए यहाँ पे आगे भी हम जो है ना इसको पढ़ सकते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन कुछ टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे पीरियडिक मोशन, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पे जाने से पहले कुछ सिंपल सी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ये आपको टाइम पीरियड, उसके बाद दूसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है ना ये जो और एक टर्म ले लेते हैं, चलो एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है ना एक्चुअल जो हमको टर्म्स पढ़ना है उस पर आते हैं, ओके। सो अब देखिए इसमें सबसे पहले जैसे बता दें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं, ये जो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करना, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या है, सो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर पूरे करेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन 1 सेकंड हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, देखो ये मीन पोजीशन है, दिस इज वी आर हैविंग मीन पोजीशन, और इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाले को भी एक्सट्रीम पोजीशन, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब देखिए यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको ए से डिनोट करते हैं, दिस इज वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी, ओके। सो सिंपल से टर्म आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ो। हाँ, एक और चीज आप ले सकते हैं कि लीनियर एसएचएम में कि जो फोर्स होती है, ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको भी बोल देते हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट इधर गया, मतलब ये जो है ना ऐसे इसको आपने खींचा था, तो अब ये जो है ना वापस ऐसे आ रहा है, तो कौन सी फोर्स लेकर आ रही, इसको इधर तो हमने फोर्स लगा के लेकर गए थे, अब ये वापस कैसे आ रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स से आ रहा है। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स उसको ऐसे लेकर आ गया, ऐसे लाके रुक जाता है कि अपनी जगह पे नहीं, फिर ऐसा थोड़ा सा आगे आता है, फिर थोड़ा और ऐसा जाता है। तो ये जो ऑसिलेशन है ना, ये पहले जो है ना हमने यहाँ तक लेकर गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे करते करते ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो थोड़ा कम होते होते जीरो हो जाता है। सिंपल जो झूला होता है ना, बस वो ऐसा एग्जाम्पल समझ ले, लेकिन झूले में ये वाला एग्जाम्पल फिट बैठता है उसके लिए, लेकिन ये एंगल बहुत छोटा होगा। समझने के लिए ये कंसीडर कर ले कि हमने ऐसे झूला थोड़ा सा दूर से उठा के छोड़ा, तो क्या होता, अब आपने उसको और धक्का नहीं दे रहा, एक ही बार आपने फोर्स लगा दिया, ऐसे उठाया और छोड़ दिया, तो क्या होता, थोड़ी देर बाद वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका जो है ना ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो थोड़ा कम होते 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 वो रुक जाता है। आ रहा है समझ में? सेम वही है यहाँ पर भी, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते 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 ये रुक जाएगा, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको जो है ना ऐसे लेकर आएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज, ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ओके। F is equal to minus kx, F is equal to minus kx,
तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट था ये मीन पोजीशन, इसको ऐसे ये किया, सो दिस इज वी आर हैविंग पॉजिटिव एक्स, ओके ये पॉजिटिव एक्स। अब ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगती है, इस डायरेक्शन में, ओके ये पॉजिटिव, ये इधर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ये इन्हें जो है ऐसे इधर आ गया, अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, इधर लेके जाती है। तो अब जो है ना देखो इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, फोर्स इधर लगेगी, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ओके हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए ये माइनस साइन आया। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा हम डिटेल में देख लिया है। अब थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको ये माइंड मैप हो गया, घंटे भर में हमको लगभग सारी चीजें देखनी है। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं आप पॉज करके कॉपी कर ले, रब करता हूँ। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक टर्म्स आपको बता दिया है, ओके चले पॉज कर लिया आपने, ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म्स रहेंगे, ओके सबसे पहले हम चाहे तो डिस्प्लेसमेंट, ओके हम देख सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट, ओके आपको पता ही है, ओके बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन, इसको एक्स साइड डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है आगे हम जो देखेंगे, जो भी आपको फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली जो है ना यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आता है एक्स के फॉर्म में और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है हम ओके वेलोसिटी देख लेंगे, ठीक है। चलिए सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, चलो नेक्स्ट वेलोसिटी, ओके वेलोसिटी। अब ये जो टर्म रहेगा, ठीक है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है, ओके v इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ओके आपने पढ़ रखा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसी भी पॉइंट पे देखो, ये जो हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो मीन पोजीशन इस पे x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे x की वैल्यू a होती है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस a होती है, निगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड ये निगेटिव साइड, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू प्लस है, इधर x की वैल्यू माइनस है, यहाँ पे x की वैल्यू 0। तो जो भी पोजीशन रहेगी उस पोजीशन के हिसाब से हम x की वैल्यू रखेंगे, तो आपको उस पॉइंट के ऊपर उस पार्टिकल की जो है ना कितनी स्पीड होगी आ जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा यहाँ मैक्सिमम, अब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे, v मैक्स, तो v मैक्स कहाँ होगी, तो देखो x की वैल्यू अगर कम होगी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ओके तो अगर हमने x की वैल्यू 0 ले लिया फॉर v मैक्स, फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो v मैक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। तो यू विल गेट ओके दिस प्लस और माइनस ए ओमेगा, प्लस और माइनस ए ओमेगा। देखो ये जो है ना आपको डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपको प्लस और माइनस वेलोसिटी है तो डायरेक्शन के लिए आ रहा है, इस साइड रहेगा तो पॉजिटिव, इस साइड रहेगा तो निगेटिव जो है आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम v मैक्स सो दैट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। तो सिंपल, अगर आपने इतना याद रख लिया, वेलोसिटी पहला जो है इक्वेशन ये फॉर्मूला, दूसरा प्लस और माइनस और ये तीसरा उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा अब यहाँ पे मिनिमम के लिए भी देख लो, फॉर मिनिमम वैल्यू, ओके मिनिमम सॉरी यहाँ पे मिनिमम होगी, यहाँ मैक्सिमम आएगी, ठीक है ना। जब वो ऐसे जाएगी तो प्लस ए ओमेगा, और ऐसे अगर ऐसे जाके ऐसे आ रही है तो माइनस ए ओमेगा, ठीक है। तो कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, तो क्लियरिटी के साथ देख लो, x की वैल्यू 0 मतलब मीन पोजीशन पर आती है, ठीक है। मिनिमम कहाँ आएगी, तो हम यहाँ x की वैल्यू को क्या रख दे, ये टर्म 0 हो जाएगा, x की वैल्यू a रख दे तो x इज इक्वल टू a पर हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू सिंपली 0, कितनी हो जाएगी 0। तो ये v मिनिमम, तो ये कहाँ हो रही, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन,
तो ये आपको क्लियरिटी रहना। और ये जो है यस कहां पे होगी ये, तो मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन। चलिए तो क्लियर है सबको, तो यहां तक हो गए। अब देखिए वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन देख लेंगे। चलिए आप कॉपी कर ले, मैं आगे यहाँ का जो है ना ये पॉज करता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको रब कर देंगे। अब एक्सेलरेशन को भी देख लीजिए, सेम इसी तरह से लिखेंगे हम। सो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा देख ले आप। ओके, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ओके इट इज सिंपली माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हम अभी हमने जो लिखा था। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना हमने जो लिखा हुआ है, सो दिस इज वी आर हैविंग इन जनरल। अब ये किसी भी पॉइंट के ऊपर है, फिर से लिखो एट एक्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। चलो यहाँ पे ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, सो ये हो जाएगा जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे आप ये जो है ना ये समझ के रख लो, ये यहाँ पे हम बना देते, वापस बनाता हूँ। चलो, दिस इज वी आर हैविंग मेन पोजीशन, दिस इज वी आर हैविंग एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a हो जाता है। तो अब ये फॉर्मूले में रख दो, सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, सो दिस इज वी आर हैविंग मैक्सिमम, दिस इज वी आर हैविंग मिनिमम। तो अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा a आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर a आ रहा है। ओके, बस इतना ही फर्क, या a ओमेगा स्क्वायर लिखो, चलो जैसा यहाँ लिखा a ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको जो है ना टर्म्स हो गए। ठीक है, ये आपके टर्म्स हो गए। अब इसके बाद जो है आप चाहे तो इनके बीच में जो ग्राफ बनते हैं वो देख सकते हैं। चलो इसको मैं रब करता हूं इधर वाले को। देखिए यहां पे सबसे सिंपल जो ग्राफ है, ओके, ये जो थ्री टर्म्स है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों में ओके आपको तीन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं, चलो ग्राफ बिटवीन a एंड x। तो हमने क्या पढ़ा अभी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको कांस्टेंट कर दे तो ये हो जाएगा a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल गेट ओके लीनियर ग्राफ। लेकिन कैसा, निगेटिव। ये कैसा ग्राफ आएगा, निगेटिव ग्राफ। ओके, नीचे की तरफ से। ठीक है, आपको जो वैल्यू कैसे रहेगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप रहेगी वो निगेटिव आएगी, मतलब ये ऐसा आ सकता है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे इधर से आ सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो ग्राफ बनेगा, ओके, अब a और x देख लिया हमने, तो आप जो है ना v एंड x देख सकते हैं। तीसरा आप जो है a एंड v देख सकते हैं, v एंड a। चलो v एंड a, इन दोनों में भी इलिप्स बनता है। कैसे ग्राफ बनेगा, इलिप्स बनेगा, बस याद रख लो। ओके, अगर बाई चांस ऐसे पूछ ले कि भाई इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, तो दिस विल बी द इलिप्स। ओके, ये केस में भी क्या बनेगा, सो यू विल गेट द इलिप्स। तो यहाँ पे आप चाहे ये v और ये x लगा दो, ये जो है v और ये a लगा दो। तो आपको याद रख लेना है सिंपल, ये जो a और x है जिससे सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन हो रही है, ओके, वो वाले में खाली ये लीनियर ग्राफ आ रहा है, बाकी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें इलिप्स आ रहा है, चाहे Vx बोलो या Va बोलो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब देखिए हमने जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया था, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस लिखता हूं मैं। ओके, या आप पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए, अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया था। ठीक है, चल क्या लिखा था, तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 लिखा था। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक्चुअली हेडिंग ऐसी लगा दे आप, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले ये d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली कि भाई ये x के लिए सॉल्व की जा रही है, तो x इज इक्वल टू यू विल गेट a sin ओमेगा t, और इसी का सॉल्यूशन मिल सकता है a cos ओमेगा t। तो साइन वाला फंक्शन भी आता है, कॉस वाला फंक्शन भी आता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अगर पार्टिकल ओके, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ओके, यहाँ पे क्या होता है ये हमने बता दिया। सो पार्टी ये मीन पोजीशन, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये ऐसे स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ एसएचएम, इस तरह से। अगर ये जो फॉर्मूला बन रहा है ओके, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है ये एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट कर रहा है, यहां से, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्टिंग ऑफ SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। ये अच्छे से आप समझ ले, बहुत कंसेप्टिव पॉइंट है कि साइन कब आएगा, कॉस कब आएगा। ठीक है, क्लियर होगा सबको? चलो अब देखिए इसके हिसाब से आपको जो इक्वेशन बनेगी या जो ग्राफ बनेगा वो भी देख लेते हैं। ओके चलो यहां पे मैं बताता हूं। चलिए तो अगर यहां पे हम लिख दे ऑब्जेक्ट starts SHM from mean position, चलो इसको लिखते चलते हैं। तो यहां पे हमने बता दिया कि भाई ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरह का बनता है, ठीक है, और इक्वेशन बन रही x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तीनों भी चीजें बता दी मैंने। यहाँ पे मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन जो आएगा और उसका जो ग्राफ रहेगा वो किस तरह से। सो दिस इज x एंड दिस इज t। दूसरा पॉइंट यहां लिखता हूं मैं, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर ओके ये जो है मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, ओके, यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, और यहां पे ये जो रहेगा ओके, तो ये cos फंक्शन ये इस तरह से ग्राफ आएगा, ग्राफ जो है इस तरह से आएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग x एंड दिस इज वी आर हैविंग t। तो आप फर्क समझे, ओके। अगर आपको जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो दिख रहे हैं a sin ओमेगा t, a cos ओमेगा t, तो ये स्टार्ट जो SHM कर रहा है ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सभी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके तो अब देखिए ये जो वैल्यूज है मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे इनके ऊपर जो है ना आपको बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने स्पीड के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बताया बहुत सारे, ओके, सीटी में मिल सकते हैं, नीड में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर, मैक्सिमम वेलोसिटी दे दिया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे दिया, और पूछा कि भाई बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, समझे, ऐसा क्वेश्चन जो है बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमने सारी चीजें देख ली, एम्पलीट्यूड है या जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें देख ली। अब ये इनके बेसिस पर ओके, अब अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट है तो इस केस में आपको वेलोसिटी क्या होगी, इस केस में आपको जो है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब ये चीजें वापस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज डिस्कस कर दी, अब ये जो है ना यहाँ पे वापस मैं ड्रॉ करता हूँ, चलो आप कॉपी कर लो जल्दी, ठीक है। चलो अब जो है ना देखो एक एक को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल आप समझे कि भाई मैं इसको पहले बताता हूँ। चलो ये वाले को, ठीक है, तो ये हमने क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, ठीक है ना। अब दूसरा हम देख रहे हैं ये वाले के हिसाब से, ओके, फॉर दिस टॉपिक, ओके, वेलोसिटी,
अब पहले मैथमेटिकली देख लो, v इज इक्वल टू क्या होता है, तो dx बाई dt होता है, दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ओके, a cos ओमेगा t। ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ पे कोसाइन वाला आएगा। ओके, ये जो है ना, ये कोसाइन वाला आएगा, ऐसे बना देंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग v एंड दिस इज वी आर हैविंग t। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a ओमेगा, नीचे कितनी होगी, माइनस a ओमेगा। इसी तरह से आप जो है ये एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt। सो d बाई dt ऑफ a, अच्छा यहाँ एक चीज और छूट गई, ओके, a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ठीक है ना। देखो साइन ओमेगा t का cos ओमेगा t, और इस ओमेगा t से ओमेगा आएगा, ओके, ओमेगा t से ओमेगा आएगा, करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे a ओमेगा, ओके, v है cos ओमेगा t, इसको आप वर्कआउट करें तो a ओमेगा इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा टी का फिर से ओमेगा हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन हो गया। तो फिर से क्या आ गया, साइन फंक्शन आया, लेकिन कैसा है, निगेटिव। तो आपको यहां पर ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। आ रहा है समझिए। तो दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम। तो ये निगेटिव, ओके, निगेटिव साइन होने से ये साइन फंक्शन तो है जैसे ये है, लेकिन आपको ऐसे ड्रॉ करना। तो आपको ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताया, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन। अच्छा, मैक्सिमम की वैल्यू लिख दो, तो ये होती ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जो होगी दैट इज वी आर हैविंग माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इसके लिए भी रहेंगे, आप जो है ना इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलो, तो आप जो है ना सेम ऐसे ये कॉज आ जाएगा, तो वेलोसिटी का फंक्शन साइन आएगा, और फिर से एक्सेलरेशन कॉज आ जाएगा, बस सब सेम रहेगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है, अब देखिए कुछ कंसेप्टिव पॉइंट्स यहां और बताते चलते हैं कि टाइम पीरियड के हिसाब से बोलते हैं। चलो आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर मैं आपको एक और चीज डिस्कस करता हूं, ठीक है। देखो मैंने इसके लिए पूरे बता दिया, इसके लिए आप दो और बना देना, ठीक है ना। समझ गए ना क्या करना है, वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब साइन फंक्शन आएगा। फिर एक्सेलरेशन के लिए और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो वापस कॉस आ जाएगा, मतलब माइनस कॉस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एसएचएम कर रहा है, यहां पे देखो ये जो है ये टाइम से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये आपके जो है ये मेन पोजीशन बता दी हमने, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब देखिए ये जो एक ऑब्जेक्ट चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है साइकिल, तो देखो यहां से इतना चलेगा, फिर वापस आया, फिर इतना चलेगा, फिर वापस आया, मतलब यहां से यहां तक 1/4 पार्ट लग रहा है, ओके। तो ये जो टाइम है इसको कंप्लीट करने के लिए, ओके, दिस विल बी t/4। यहां से यहां तक जाना है तो t/4 में गया, t/4 में आया, इधर t/4 में गया, t/4 में आया, इस तरह से टोटल टाइम पीरियड उसको t लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टाइम हो गया, तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि भाई टाइम बताओ जब वो 30 डिग्री, ओके, कितना है एंगल, कितना हो जा रहा है, सिंपली जो है वो 30 डिग्री जो है ट्रैवल कर रहा है, या कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भाई एम्पलीट्यूड आधा हो जाए। चलो आसान लेंगे, यहाँ ऐसा पॉइंट ले लिए कि x इज इक्वल टू ए, कितना, x इज इक्वल टू ए पर टाइम कितना होगा, इसके लिए बताओ कि टाइम कितना होगा, ठीक है। तो अब ये x इज इक्वल टू a/2, ओके। तो फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच x इज इक्वल टू a/2। अब x इज इक्वल टू a/2 पूछ सकता है, a/√2 बोल के पूछ सकता है, और इसी तरह से √3/2a भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, ओके, ये पहला पॉइंट। दूसरा आपको x इज इक्वल टू a/√2, a/√2। तीसरा x इज इक्वल टू √3/2a। तो मैं ये एक के लिए बता देता हूं,
फिर आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। क्या होगा, सिंपली भाई आपने अभी फॉर्मूला लिखा, ओके, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, a/2 रखोगे पहले वाले में, दैट इज a साइन ओमेगा टी। इसको आपने t1 का नाम दिया तो यहाँ t1 दे दो, तो a कैंसिल, तो साइन ओमेगा t1 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन फंक्शन किस पर हाफ होता है, तो ऑब्वियसली π/3 पर, π/6 पर होता है। ठीक है, चलो यहाँ बताते हैं हम। सो ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/6, 30 डिग्री, तो डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। सो t1 इज इक्वल टू π/6, ओके, इनटू 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा को क्या लिखोगे आप, यस 2π/t, तो ये हो जाएगा t/2π। तो ये पाई कैंसल और ये आ जाएगा t/12, तो ये t/12 आ जाएगा। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया 0 to a, ओके, मीन पोजीशन से यहां तक, अब यहां से यहां तक के लिए t2 अगर बोले तो ये t2 को वर्कआउट करेंगे तो आपको t2 जो है ना, अब ये t/4 में से t/12 निकालेंगे तो आ जाएगा। ओके, चलिए आप पॉज करो, पॉज करके कॉपी करो। ओके, सो t2 आप कैसे निकालोगे, ये t2 अगर पूछ लिया तो देखो यहाँ पे हम बता देते हैं। सो t2 इज इक्वल टू ये t/4 माइनस t1, तो t/4 माइनस t/12, सो यू विल गेट t/6। ओके, सो इस तरह से जो है ना क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक तो इसके लिए पूछेगा, बाद में x की वैल्यू a/√2 बोल के देगा। देखो ये 30 डिग्री पे हो रहा, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिया किस तरह से इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ओके, एज आपको दे रखा रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे समझने के लिए, ओके, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, चलिए अब थ्योरेटिकल पॉइंट है ये, projection of UCM as SHM, सिंपली ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो अब देखिए हम ये x एक्सिस पर भी देख सकते हैं, y एक्सिस पर भी देख सकते हैं। x एक्सिस पर देखेंगे तो हमको x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आएगा, और अगर y एक्सिस पे देखेंगे तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी आएगा। डिपेंड करेगा कैसे, अब देखो मैं बता रहा हूं कि भाई ये जो है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे 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 सब जगह हर पोजीशन को हम ये जो है ना इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट का मैं प्रोजेक्शन बता देता हूँ। ठीक है, 2 कलर से बता देंगे तो आपको समझ में। अब आप गौर से देखो, मैं जो है ना सपोज सर्कुलर मोशन बता रहा हूँ आपको, एक ऑब्जेक्ट जो है ना ऐसे घुमा रहा हूँ, समझ में आ रहा। अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं खाली ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, समझे, आपको प्रोजेक्शन के ऊपर ऐसा, ये देखो ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो आप गौर करें कि मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा, ऐसा लग रहा हूँ, समझ में आ रहा। आपको फर्क जल्दी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये मैं ऐसे अभी जो है ना ये एसएचएम कर रहा हूँ, और ये जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। अगर थोड़ा जहन में आप लाएंगे कि भाई प्रोजेक्शन को देखो, तो आपको वो एसएचएम ऐसा लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, देखो अगर एक्स एक्सिस पे देखे अभी यहाँ पे, तो वो आपको उसका प्रोजेक्शन यहाँ दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ दिखेगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ दिखेगा, इसका यहाँ ऐसे जो है दिखेगा। तो ये जो है ना ऐसे, उसके बाद क्या रहेगा, इसका प्रोजेक्शन वापस ये यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हर एक का प्रोजेक्शन आप देखते चलो, ये ऐसे चलेगा। तो प्रोजेक्ट यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे गया और वापस ये ऐसे आ गया, समझ में आ रहा है सबको। ये एक्चुअली ऐसे गया तो यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां गया तो इसका प्रोजेक्शन वापस आने के लिए बना, फिर यहां से यहां गया तो फिर ये प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, यहां से यहां गया तो इसका प्रोजेक्शन वापस ऐसा होते यहाँ आ गया। इस तरह से मतलब ये यहाँ पे फिर ये ऐसे बनाते हुए आप चले जाएंगे तो ये सब, तो आप ऐसे घुमा रहे हो, बट प्रोजेक्शन अगर देखेंगे तो ये ऐसे और ऐसे आएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये सेंटर पोजीशन है, यहां से घुमा रहा हूँ। आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे और ऐसे एसएचएम कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसी तरह अगर किसी ने बोला कि सर वाई एक्सिस पे,
तो ये वाले पॉइंट से अगर देखेंगे आप, ये ऐसे, ये यहाँ से हमने ये ऐसा प्रोजेक्शन लिया ना, वॉट एवर दिस एंगल थीटा, ओके, दिस एंगल थीटा अगर हम ले लेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये एंगल बोलेंगे, ये एंगल बदलते जाएगा, ये ऐसे बदलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंगे तो एंगल अलग, यहाँ तो जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो ये 90 डिग्री से आएगा, ठीक है, 90 डिग्री से आएगा एम्पलीट्यूड जो भी रहेगा, ठीक है। तो आप ये जैसा भी ले लें, ओके, तो एंगल जो लेंगे, ओके, अच्छा सॉरी, एंगल ये नहीं, सॉरी, ये एंगल ये रहेगा, आप ऐसा बता सकते, ठीक है ना, ये एंगल यहाँ पे जीरो, ऐसा बढ़ते 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 यहाँ 90 जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एंगल ऐसे जा रहा है, इसको थीटा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये वाला चाहिए, ओके, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए दोनों में से एक जो भी आप लेना चाहे ले सकते हो, सो दोनों में से कोई एक का आप जो है बता सकते हैं, तो साइन का भी बता सकते हैं, कॉस का भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे, ठीक है, यहां से, तो ये सिंपली यहां आ जाएगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जा रही, जीरो, x की वैल्यू कितनी हो जा रही, जीरो। तो एक्चुअली ये एंगल चाहिए हमको, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल जो बन रहा है ना, हमको वो वाला चाहिए, ठीक है, वो वाला चाहिए। तो आप जो है टेक्स्ट पे से थोड़ा अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये समझ लो कि हम अगर ये x पे ये कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू, यू विल गेट, ओके, ये एंगल के हिसाब से क्या जा रहा है, ये एडजेसेंट, ये थीटा अगर ले लिया तो ये तो एडजेसेंट हो जा रहा है, मतलब a cos, ओके, a cos थीटा। और अगर हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये ऐसे y एक्सिस पे ले लिया, तो y इज इक्वल टू a sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो एनीवे ये बस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको जो है डिटेल में अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा फिगर वगैरह के हिसाब से। अदरवाइज मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना याद रख लो कि जो यूसीएम है उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होता है, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होता है। तो चलिए, तो ये कॉस फंक्शन हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो कॉस फंक्शन, और अगर हमने वाई एक्सिस के हिसाब से देखा, ओके, ये वाला देखा, तो ये वाला क्या आ रहा, अपोजिट वाला, दिस इज साइन, और ये एडजेसेंट एक्स पे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, दिस इज एक्स, तो एक्स तो कॉस फंक्शन एडजेसेंट वाला है, वाई क्या है, अपोजिट वाला। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद जो है, जैसे फेस पर जो है, फेस का भी डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पे जीरो पे क्या होगा, तो जब यहाँ पे ये जो है ना एक्स की वैल्यू जीरो, डिस्प्लेसमेंट, और फेस भी जीरो, मतलब एंगल जीरो है यहाँ पर, फाई की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाई ऐसा लिखेंगे, फेस को हम जो है ना फाई लिख देंगे। तो जैसे जैसे ये एंगल बदल रहा है, अगर हम ये मीन पोजीशन से देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है, ये जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा ए हो रही है। तो ये जीरो से लेके ये यहाँ पे फाई की वैल्यू हो जाती है 90, वापस आ जाएंगे तो 180, इधर आ जाएंगे तो फाई की वैल्यू 270, मतलब -90 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे ये 90 मैक्सिमम पे पहुंच गया, ये 180, ये 270, ये वापस 300, ये वापस जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये आप समझ लें, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है रहेगा। देखिए टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा जो है आपको जैसे समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको जो है ना ये ऐसे आसानी से समझे। ये एक्सट्रीम पोजीशन तक आने के लिए एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। एंगल कितना होगा, फेस 90 हो जाएगा, ये समझा। यहां से 90 वापस आ गया तो 180, इधर आ गया तो 270, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर 360 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये जो फेजेस है इसके ऊपर वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा। आपके पास इक्वेशन सारे हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे या ए साइन थीटा पढ़ लिया, जो भी है, ओके, जो भी आपने पढ़ा, ये हमने मीन पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये चलेगा। इसी के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, इसी के लिए एक्सेलरेशन का भी पढ़ लिया। तो आपको अलग अलग एंगल पर चले इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब अलग अलग एंगल पर वैल्यू क्या होगी, तो आपको सिंपली थीटा की वैल्यू रखना है, थीटा की वैल्यू रखना, एंगल की वैल्यू रखना है। तो क्या है वो, तो
तो देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी और a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीनों इक्वेशन मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रहा तो उसके लिए। अब आपसे अगर पूछा, एंगल दे दिया उन्हें कि बताओ भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा व्हेन एंगल, ये इसको एंगल बोल दे, ओके चलो शॉर्ट में थीटा बोल दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बोल दिया उसने। कितना बोल दिया? 30 डिग्री। आप रख दो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू a इंटू साइन 30, तो कितना आ जाएगा a/2। अच्छा, अगर वेलोसिटी बोला तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos 30, तो a ओमेगा cos 30 कितना होता है? तो √3/2 हो जाता है। इसी तरह एक्सेलरेशन बोला तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 30, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा डिवाइड बाई 2। इस तरह से आप जो है ना किसी भी एंगल पर ये पता कर सकते हैं। तो ये भी जो है आपको डिस्कस किया है और इसके बेसिस पर पूरे टेबल बनाया। देखो साइन का और कॉस का आपके बोर्ड की बुक में टेबल है। साइन 0, ओके, जब ये 0 लेंगे तो क्या होगा, 30 लेंगे तो क्या होगा, 45 लेंगे तो क्या होगा, 60 लेंगे तो क्या होगा, और जो है 90 लेंगे तो क्या होगा, ऐसे पूरा उसने बताया। साथ में टाइम पीरियड की बताया कि भाई टाइम पीरियड अगर हमने 0 ले लिया, t/4 ले लिया, t/2 ले लिया, 3t/4 ले लिया, इसके हिसाब से बताया है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, सुपरपोजिशन ऑफ दिस 2 SHM। अगर हम SHM को ऐड करें 2 या इससे ज्यादा, तो वो रिजल्टेंट विल बी SHM ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM विल बी SHM ओनली। ओके, तो अब इसमें क्या है, 2 का एग्जाम्पल लेके आपको बताया गया सिलेबस में जो है, हम उसी के हिसाब से देख लेंगे। अगर हमने 2 जो है ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, सपोज वो SHM है, उसको अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया 2 अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे x के वैल्यू जो है 2 अगर ले लें हम, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा, ओके, t प्लस ∅1। इसी तरह दूसरे के लिए लिख दिया a2 साइन ओमेगा t प्लस ∅2, ओके, प्लस ∅2। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट की SHM, ऑब्जेक्ट जो SHM कर रहा है उसकी इक्वेशन, ये दूसरे की। अब इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा? तो याद रखो इसमें भी है जो है ना एक बड़ी इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन हमको क्या यूज होगा, हमको जो है एग्जाम में क्या पूछेगा, तो आपको इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, ओके, a1 प्लस a2। ये क्या है, जब फेज डिफरेंस 0 हो, आपको तो वही आएगा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं एक बार लिख देता हूं। क्या क्या होता है, चलो सबको याद है ना, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ∅। तो ये ∅ क्या है, तो ∅ इज नथिंग बट ∅1 माइनस ∅2, इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम फेज में हो, इफ ∅1 माइनस ∅2 इज इक्वल टू 0, चलो पहला हम लिखते हैं फर्स्ट वन, दिस ∅ इज इक्वल टू 0, फेज डिफरेंस 0 है, so what we will get, AR will be equal to under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2, ओके, 2A1 A2। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है ना। अगर फेज डिफरेंस 0 हो तो क्या लिखेंगे, सेम फेज में दोनों, तो क्या होता है, वेक्टर दोनों सेम फेज में है तो डायरेक्टली एडिशन होता है। ओके, 2 वेक्टर अगर सेम फेज में होंगे तो क्या करेंगे, हम उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट दूसरा, अगर ये जो ∅ जो है, ओके, फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो, तो AR विल बी इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और अगर ये फेज डिफरेंस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो, तो आउट ऑफ फेज में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, तो सिंपली सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो दिस AR विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। क्या लिखेंगे अब, A1 माइनस A2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो है ना जो रिजल्ट होता है, ओके, कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी हमने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी। अब देखिए इससे पहले, ओके, ठीक है, चलो एनर्जी देखते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं जो हमने स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम और पेंडुलम वाला देखा था। चलो पहले हम जो है ना एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो
कॉपी कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी भी, क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर भी। तो याद रखिए दो जो SHM, ओके, SHM का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी SHM होता है, इसको अच्छे से आप याद रखें। चलिए सो अब जो है हम ये जो एनर्जी है, ओके, एनर्जी इन SHM, एनर्जी इन SHM। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको फिगर रहेगी, ठीक है, ये ऐसे मीन पोजीशन से बताते बताएंगे, ठीक। तो ये सपोज मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 वाला है। अब ग्राफ किस तरह का बनता है देख लीजिए। पहला जो ग्राफ है ये मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए बता देता हूं। यहाँ पे x की वैल्यू a, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस a, ठीक है। अब दूसरा जो है ना, मैं यहाँ पे देखो ये इसे बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको दूसरे कलर से बताता हूं। यहां पर चलिए थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लेंगे, यस, ये ऐसा। तो ये जो है, ओके, चलो इसको ये वाली, दिस इज वी आर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली जो है ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ओके, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। चलिए मैं इक्वेशन भी बताता हूं आपको। और ये जो है ना आपको ब्लू, दिस इज वी आर हैविंग टोटल एनर्जी, ओके, दिस इज वी आर हैविंग टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने तीनों भी एनर्जी को, ओके, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब यहाँ डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको जो एग्जाम में फॉर्मूला याद रहना चाहिए कंसेप्टुअली। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा हाफ mv²। तो अभी हमने v पढ़ा, v इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा बोलो, यस, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर ये v² इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा x², ये अगर पुट कर देंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ओके, हाफ a ओमेगा स्क्वायर, ओके, हाफ ओमेगा स्क्वायर ओके, के टर्म में लिख देंगे हम डायरेक्टली इसको, ओके, तो इजी रहेगा। चलो हम के वाले टर्म में लिख देते हैं इसको, ओके, हाफ, ये m और ये ओमेगा को मिलाएंगे तो के का टर्म आएगा, तो हाफ के, ओके, a स्क्वायर माइनस x²। चलिए ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ओमेगा स्क्वायर और m को रिलेट करेंगे तो इससे k आ जाएगा, ठीक है। आप यहां रख दो इसको, ठीक है, ये इसकी जगह पे, तो m ओमेगा स्क्वायर विल बी k, m ओमेगा स्क्वायर विल बी k, तो यहां से बच जाएगा a ओमेगा स्क्वायर x²। चलो ये जो है ना, आप ज्यादा परेशान नहीं होना, याद कैसे रखेंगे बताता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है, हाफ के x² है सर, प्लस यहाँ हाफ के x², तो ये जो x² टर्म है इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, a² माइनस x², यहां से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेके सब, देखो ये तो कॉमन है सिर्फ, बस यहाँ पे जो x² है उसकी जगह a² माइनस x²। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर, ओके, मैक्सिमम का, तो हाफ के स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस। टोटल एनर्जी क्या होती है, इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख लो, इसको और इसको ऐड कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपको दो याद रहे उससे तीसरी आ जाएगी। अब आपको ये क्लियर रहना है कि भाई किस पोजीशन पर, ओके, कौन सी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ओके। अब मुझे बताओ काइनेटिक टोटल एनर्जी कहां पे कम होगी या कहां पे ज्यादा होगी, हम टोटल एनर्जी की बात कर, तो पॉइंट्स कौन से होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर आपको टोटल एनर्जी की बात करें तो ध्यान दो, ओके, टोटल एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व्ड होती है ना टोटल, ओके, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम ज्यादा होगी, तो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी सेम। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है, ओके, ऐसा नहीं कि मीन पोजीशन पे कम हो रही है एक्सट्रीम पे ज्यादा हो रही, नहीं, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बात करते हैं
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी देखो मीन पोजीशन पर, ये जो ब्लैक है ना ये काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम आ रही है। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां लिखता हूं, चलो के ई मैक्स कहां होगी, सो मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। उसी की तरह काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होगी, तो ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, तो मैक्सिमम होगी। ओके, अच्छा टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, ओके कंजर्व्ड, कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। बस अगर आपने इतना याद रख लिया ना, ये सारा एनर्जी से रिलेटेड पूरा क्लियर हो गया। ग्राफ याद रखो, फॉर्मूले याद रखो, कहां पे मिनिमम मैक्सिमम होगा वो याद रखो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ओके सिस्टम्स की तरफ। चलिए पॉज करके कॉपी कर लो। ओके चलो अब पहला एग्जांपल लेते हैं हम, ओके मास एनर्जी वाला। ओके सिंपली हमको क्या है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, मास एनर्जी के लिए। ठीक है, आपको सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। ओके, जो ऑसिलेशन कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड क्या होगा या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ, ओके एग्जाम्पल्स ऑफ SHM। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम। चाहे तो ऐसे लटका के भी आप बता सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दें तो फिर वो ऑसिलेट या जो है SHM करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो SHM करेगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ओके 2 पाई अंडर रूट। यहाँ जो फॉर्मूला बनता है, ओके यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा उसको बस आपको याद रखना है। ओके दैट विल बी इक्वल टू, ओके so that is we are having 2 pi under root m by k, क्या आ जाएगा m by k आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक और एक याद रख लो, ये जो k वगैरह का रिलेशन है, तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो ओमेगा क्या हो रहा है देख लो, k by m हो रहा है, यहां से क्या रहा है, ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया बोल के नहीं। ओके यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई f इज इक्वल टू k बाय ये m, ठीक है अंडर रूट m, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, सो वी आर राइटिंग दिस अंडर रूट, सो f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट दिस k बाई m। तो हमको टाइम पीरियड लिखना है इसका उल्टा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई k, बस सिंपल। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ओके अच्छा, इससे रिलेटेड जो है ना कुछ आपको पॉइंट्स डिस्कस किया है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ओके चलिए मैं देखता हूं, आपको बोर्ड की में बुक में दिया है, कॉम्बिनेशन भी बताते चलते हैं। चलो ठीक है, ये रब कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है तो इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है कि भाई ये जो इस तरह के स्प्रिंग हो गए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ओके कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग तो क्या है, तो ये जो है ना आप इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये दो स्प्रिंग, ये ऐसा मास बता दिया, यहाँ पे एक और स्प्रिंग लेके बता दिया। ठीक है, ये ऐसे बता सकते, या सिंपली देखो ये इसको चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। ठीक है ना, ये मास है, ठीक है ऐसा किसी पे रखा है समझ ले। ठीक है, या ऐसा इसको ऐसा भी बता सकते हैं, ये सिंपली। तो ये दोनों में भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके बोथ आर हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो पहला है दिस इज वी आर हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका k1 है इसका k2, दिस इज k1 दिस इज k2, सो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 1 by k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by
K2। जैसे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर टू कैपेसिटेंस, ठीक है। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करोगे, अब देखो मैं बताता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो तरह से आप ऐसे बता सकते हैं। देखो ये एक पहला बता देता हूं, दिस इज मास m, यहाँ पे एक और स्प्रिंग लगा दिया और ये फिक्स सपोर्ट। सो दिस इज हैविंग K1, दिस इज हैविंग K2। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह से भी बता सकते हो कि भाई ये जो है ना ऐसा फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे एक स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग, और इनको जो है कॉमनली ये मास। तो दिस आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कैसे, तो आप इस मास के थ्रू, ओके, ये रास्ते से भी फिक्स सपोर्ट को जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, समझना। ऐसे ही ये मास के थ्रू इस स्प्रिंग से भी जा सकते हैं, आप इस स्प्रिंग से भी जा सकते हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपली K1 प्लस K2। तो ये किस जैसा है बोला मैंने, सिमिलर टू कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिया है, चलो ये आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो दूसरा एग्जाम्पल है, दैट इज वी आर हैविंग सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलो सिंपल पेंडुलम में भी वही रहेगा, आपको सिंपली है जो फॉर्मूला है वो देखना है जी, ठीक है। जो भी रहेंगे एग्जाम्पल, उसमें आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट रब कर दो, चलो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो अब यहाँ पे हम इसको पॉज कर, ये रब कर देते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। चलो हम एक सेकंड, पूरा कवर हो रहा है, यस, ओके। अब देखिए यहां पे अब दूसरा एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब देखो यहाँ पे लीनियर एसएचएम के एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं, इसके बाद जो है ना एक एप्लीकेशन इसका रहेगा सेकंड पेंडुलम। उसके बाद जो है ना आपको जो एंगुलर एसएचएम होती है ना उसके एग्जाम्पल है, एंगुलर एसएचएम और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जाम्पल, और बाद में जो है एक लास्ट टॉपिक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके, अनडैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, वहां पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको जो पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम, तो ये याद रखिए कि भाई ये जो ये पोजीशन पे चला गया पेंडुलम, सो दिस थीटा, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। यहां पे ये कंडीशन है, अगर थीटा की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर वो एसएचएम कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। क्यों, तो एक डायमेंशन की जगह, ओके, वो दो डायमेंशन में y और x दोनों तरफ हो जाएगा, सो इट्स नॉट सिंगल डायमेंशन, तो दैट विल नॉट बी द ओके एसएचएम, ओके। ऑसिलेशन होगी बट सिंपल वाली नहीं होगी, मतलब हार्मोनिक मोशन रहेगी बट इट विल नॉट बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंपलसरी क्या है कि दिस थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसका मास आप m ले ले, जो बॉब है, ओके। तो अब यहाँ पे अब देखिए जो फॉर्मूला बनता है आपने पढ़ रखा होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई इनटू अंडर रूट l बाई g। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप रिलेट करके बता सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। कहीं पे g बदल भी सकता है, ठीक है ना, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए कि ये नेट एक्सेलरेशन में चेंज हो जाए, ठीक है। तो वहां पे आप g इफेक्टिव लिखकर ले सकते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी में पेंडुलम को लगा दिए, ओके, कार में ऐसे लटका दिए और कार ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है या आपने लिफ्ट में पेंडुलम को रखा है, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, सो इन दैट केस दिस वैल्यू में बी चेंज। सो हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन है, ओके, सेकंड पेंडुलम इसी के, तो चलो ये रब कर देते हैं। चलिए सो अब देखिए यहां पर जो सेकंड पेंडुलम एप्लीकेशन दे रखा है आपको, सेकंड पेंडुलम, तो इट इज सिंपली, ओके, ये सिंपल पेंडुलम ही है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, ओके। इट इज ए सिंपल पेंडुलम,
simple pendulum which is having time period of 2 seconds. बस यही आपको इतना याद रखना है। तो आप जो है ना यहाँ पे ये ऐसे ले सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 लेके 2 पाई अंडर रूट ये l बाय जी। ओके, अब l को ls लिख दिया, मतलब सिंपल सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ। तो आप इसको निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू ls बाय जी। सो ls इज इक्वल टू g अपॉन पाई स्क्वायर। तो आपको ऐसे सिंपल पूछ ले सकता है कि बताओ सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से करोगे। ओके, सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने बोला आपको कि अब हम जो है ना जो पेंडुलम है, ओके सॉरी एसएचएम जो है एंगुलर एसएचएम पर जा सकते हैं। अब देखिए कोनिकल पेंडुलम से यहाँ कंपेयर किया जाता है इसको। तो कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड में एक फर्क आता है, यहाँ पे एल की जगह एल कॉस थीटा आता है। ओके, कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, कोनिकल में ये ऑलरेडी हमने ओके जो रोटेशनल डायनामिक्स है वहां पढ़ चुके हैं। सो कोनिकल पेंडुलम तो फर्क क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g होता है। ओके, ये डिफरेंस आप याद रखें। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लीनियर एसएचएम हमने तकरीबन सारी चीजें कवर कर ली। अब आते हैं हम एंगुलर एसएचएम पर। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। सो एंगुलर एसएचएम में एक एग्जाम्पल जो दिया है वो है टोरोजनल। कौन सा दिया है, टोरोजनल। आपको जो है पेंडुलम, और एक एग्जांपल जो है मैग्नेटिक डाइपोल का दिया है, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था आपको, ठीक है। चलो हम पहले जो है ना ये जो टोरोजनल पेंडुलम है उसके लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं। चलो, सो हेडिंग लगाएं आप, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे सिंपली जैसे लीनियर एसएचएम में, ओके, फॉर लीनियर एसएचएम क्या पढ़ा, फॉर लीनियर एसएचएम हमने पढ़ा कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे फॉर एंगुलर, ओके, एंगुलर एसएचएम क्या होगा, तो ए की जगह अल्फा आएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, तो d2x था वहां पे, तो d2x की जगह d2 थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ x था, दैट इज इक्वल टू 0। बस ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द एंगुलर एसएचएम, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, ओके, वो दिया टोरोजनल या सॉरी टोरोजनल ऑसिलेशन नाम दिया, एक्चुअली टोरोजनल पेंडुलम नाम है, ओके, डिवाइस जो रहेगा इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम ऑसिलेशन के हिसाब से बात किया उसमें। तो चलो टोरोजनल पेंडुलम, ओके, या एंगुलर जो ऑसिलेशन करेगा पेंडुलम, टोरोजनल पेंडुलम। तो अब इसमें क्या होगा कि भाई एक जो है ना यहाँ पे डिस्क की तरह, ओके, इस जो स्ट्रिंग है इसको एक ऐसी डिस्क की तरह जो है ना ऐसे लगे हुए रहेंगे, एक प्लेट कैसी रहती है वैसी लगा सकते, ये इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने, ओके, अगर आपने उसको, ओके, ऐसे ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया, जैसे ऐसे लटके ना भाई, और ऐसी प्लेट है, तो आपने उसको ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो ऐसे 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 घूमना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल समझ ले कि भाई ये ऐसे लटके हुए है, ये ऐसे धागे से लटका दिया, इसको लटका दिया। तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस किया, तो इन्हें क्या करेगा, ऐसा और ऐसा करेगा। आ रहा है समझ में, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। सो दिस इज एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ पे x की बजाय ये एंगल चेंज हो रहा है, ये एंगल चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में। हमने लीनियर एसएचएम में क्या देखे थे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कर रहा है, x चेंज हो रहा था। यहाँ पे कैसा हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। वहां पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा, जैसे
इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बता देता हूं मैं, ओके। तो टॉर्क यहाँ पे जो लगेगा, ओके, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, माइनस थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ये जो है ना रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनता है, तो हम इसको यूज कर ले सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हम जो है, ओके, टॉर्क का जो फॉर्मूला बनता है, ओके, वो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर ये मैग्नीट्यूड ले लें हम, मैग्नीट्यूड, सो दिस विल बी सी थीटा। अब ये लगा दो आई अल्फा इज इक्वल टू सी थीटा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू थीटा। या अगर मैं ये माइनस साइन रहने देता हूं, चलो, ओके, चलो ये ऐसे रहने देता हूं। सो आप देख लो कि इसको अगर आपने कांस्टेंट है, सी और आई दोनों भी कांस्टेंट है, ओके। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ना हम एक्सिस बदल रहे हैं ना वो डिस्क बदल रहे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना मास बदले हमने, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट रहेगा। सो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, ये जो अल्फा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। देख लो ये कांस्टेंट हटा दिया, तो एंगुलर एसएचएम की कंडीशन आ गई, ये एंगुलर एसएचएम करेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, ओके, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, ओके, टाइम पीरियड के लिए, वो भी हम देख लेंगे, ओके। तो ये जो सी बाय आई है, ओके, फॉर्मूला क्या बनता है जनरली, ये ओमेगा स्क्वायर थीटा, जैसे हमने पढ़ा था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन को, सॉरी ये अल्फा रहेगा, तो आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, तो ओमेगा स्क्वायर, ओके, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय आई होता है। सो 2 बाय एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाय आई होगा। सो 2 बाय एफ इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाय आई हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1/2 पाई अंडर रूट सी बाय आई। चले मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट तक वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, नो इशू, पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये आ गया आपको फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो तो ये आई बाय सी हो जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला है आपको, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला, आपको ये डायरेक्ट यूज हो सकता है, ओके। तो मैंने माइंड मैप में साथ में आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेकर मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो है मैग्नेटिक फील्ड का। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, ओके, टॉरिजिनल के बाद कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी डायरेक्शन की आप बता दें, ये मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आपने जो है ना ये मैग्नेट रखा हुआ, दिस इज द मैग्नेट, ठीक है। तो अब ये एंगल जो है आप बता सकते हैं, दिस इज वी आर हैविंग द एंगल, ये जो है ना ये थीटा, ओके। अब यहाँ पे आप इसको जो है ना ये साउथ और ये नॉर्थ पोल बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये एक्चुअली ये पूरा ऐसा था होगा, पूरा सीधा ये ऐसा, लेकिन आपने क्या किया, उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल से, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल छोटा होना चाहिए, ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लिखें, ओके, टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी, या अगर बोर्ड की बुक में देखें तो एम को म्यू लिखा है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप एम लिखो या म्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला दूसरा हम जो यूज करेंगे, ओके, सो दैट विल बी, ओके, दैट विल बी, ओके, आई अल्फा। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, आई अल्फा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये जो है ना ये मैग्नीट्यूड लिखा आपने, ठीक है। चलो अब सॉरी ये टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला, ओके, दिस टाउ इज इक्वल टू दिस विल बी आई अल्फा। तो अब इन दोनों में से जिसको भी आप रिस्टोरिंग टॉर्क कंसीडर करेंगे वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको जो है डायरेक्टली यूज कर देंगे, ओके। सो यहां से आ जाएगा, दिस विल बी आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी। सो अल्फा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आई बी, ओके, म्यू अपॉन आई बी। तो अब देखिए ये जो what we are written I alpha, yes, so alpha is equal to mu b upon I, okay, mu b upon I। तो हम ये जो है यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बन चुका है,
ओके ये जो फॉर्मूला आया है ओके सो यहाँ पे क्या मिस किया हमने, कुछ एक चीज मिस कर दिया। अच्छा सॉरी एम बी साइन थीटा, सॉरी ये एम बी साइन थीटा या म्यू बी साइन थीटा। ओके टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है ना, एम बार क्रॉस बी बार, साइन थीटा भूल गए थे। अब ये एंगल जो है ना, दिस थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो अगर स्मॉल लेंगे तो ये टाउ क्या हो जाएगा, एम बी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम बी थीटा। क्यों, तो अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये म्यू बी या एम बी थीटा। ओके तो यहाँ पे ये जो है इनटू थीटा, तो ये जो रहेगा ओके दिस विल बी ओके ओमेगा स्क्वायर, ये क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस साइन लिखकर जो है उसको कर सकते हैं, जो भी आपको दिया रहेगा। ओके ओके सो जनरली ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो दैट इज वी आर हैविंग ओके माइनस यहाँ लगा दिया तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ माइनस लिखता हूँ तो आपको सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। माइनस साइन कहाँ चला गया, ऐसा नहीं। सो इससे आप लिख सकते हैं दिस अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। सो ये लीनियर एसएचएम कर रहा है, फिर दिस पोर्शन इज ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर क्या है। ओके उससे हम जो है ना फॉर्मूला, चलो ये रब कर दें इधर वाला। ठीक है चलो, तो अब ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, यहाँ पर थोड़ा बदल गया है ना, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज म्यू बी अपॉन आई। ओके यहां लिख देंगे हम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये म्यू बी अपॉन आई या एम बी अपॉन आई, जो भी आप लिखना चाह रहे लिखे, एम लिखे म्यू लिखे जो भी लिखे। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई हो जाएगा। ओके देखिए ये यहाँ पे सबको क्लियर है ना, ये जरा टाउ ये जो है ना ठीक से लिख लेना। ओके ये जो है रिस्टोरिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाएगी, देखो आपने ऐसे लगाया तो ये रिस्टोर करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा अपोजिट में, कौन लगाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंगल थीटा, तो माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है तो आप लिखेंगे माइनस म्यू बी थीटा, रिस्टोरिंग की वजह से माइनस साइन आ रहा है। ठीक है चलो अब देखो ये आ गया, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ये म्यू बी अपॉन आई। ओके 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बी अपॉन आई, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ये म्यू बी अपॉन आई। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 1 बाई एफ, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये जो है दोनों एग्जाम्पल आपको एंगुलर एसएचएम के मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना था। माइंड मैप में क्या होगा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला होगा। ओके तो थोड़ा सा हमने ज्यादा टाइम देकर इसको एक्सप्लेन कर लिया। चलिए अब आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। ओके डैम्ड ऑसिलेशन, चलिए पॉज करके कॉपी कर लें, डैम्ड एंड उसके बाद फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये दो टॉपिक ही बचे हैं। एक 10 मिनट में हम उसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है चलो अब हम जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। अब है नेक्स्ट डैम्ड ऑसिलेशन। ओके डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड का मतलब होता है कि भाई ये जो ऑसिलेशन को अपोज करना, तो डैम्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन जिसको अपोज किया गया, मतलब अब क्या होंगे, ये ऑसिलेशन कम होते जाएंगे। डैम्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन कम होते चले जा रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड कम होते चले जा रहा है। आप फिगर देखो, ये मैं बताता हूं, देखो ये जो है ना ये इस तरह से अगर है, ये इस तरह से कम होते चले जा रहे हैं, दिस इज वी आर हैविंग द डैम्ड ऑसिलेशन। अब ये कैसे आएगा, तो इसका अरेंजमेंट भी देखो टेक्स्ट में कैसे दे रखा है। यहाँ पर ओके एक जो है ना ये स्प्रिंग बता दिया, स्प्रिंग के बाद एक मास बता दिया, और इसके साथ में एक वेन, एक जो है ना ऐसे कुछ अरेंजमेंट है, और इसको जो है ना ये सब जो है ना एक लिक्विड में रख दिया ताकि इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग सके। तो अब अगर इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे, तो अब अगर ये खाली ऐसा था पहले, तो इसमें क्या था, ये दोनों इसको स्ट्रेच करे तो बस यही जो है ना ऐसे
ऑसिलेट कर रहा था। अब उसको रोकने के लिए ये एक फोर्स लगेगी, क्यों? तो यहाँ पे इसको लगने वाली जो विस्कस फोर्स है इसकी स्पीड या वेलोसिटी को कम करेगी, क्यों? तो इन्हें तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ जा रहा है, अब नहीं जा पाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इसको बोलते हैं हम ओके विस्कस फोर्स या डैम्पिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? डैम्पिंग फोर्स। तो अब यहाँ पे ये टर्म ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जनरली इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अगर इग्नोर करें, ओके कम माने, ओके कम कंसीडर करके, जैसे एग्जाम्पल को बताया, तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स होती है उसको Fd, सो दैट इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी को कम करेगी, ओके अगेंस्ट द वेलोसिटी लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो भी इक्वेशन बनेगी वो भी देख लेते हैं, डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी ये आपको याद रहना चाहिए। तो अब देखिए पहले हमको सिर्फ दो ही टर्म आते थे, ओके जैसे मैं पूरा लिखता हूं, मास इनटू, जैसा फोर्स किसकी वजह से लग रही है, पहले मास की वजह से, फिर फोर्स किसकी वजह से, तो ये स्प्रिंग की वजह से, इसके बाद ये किसके बराबर होना, तो ये डैम्पिंग फोर्स के बराबर होना, वो बैलेंस कर दे रही है, ओके वो क्या कर रही है, इसको बैलेंस कर दे रही है, ठीक है। तो वहां आप अगर देखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू, ओके सॉरी ये इसके तो हम इग्नोर कर दे रहे हैं, एफएम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स प्लस ये जो है डैम्पिंग फोर्स, ओके इस डैम्पिंग की वजह से। तो अब यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स कितनी है, सो दैट इज वी आर हैविंग माइनस, ये तो kx होती है माइनस बी, और दिस इज वी आर हैविंग मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर ये स्प्रिंग की वजह से और इसकी वजह से जो नेट फोर्स लग रही है उसको हमने क्या बोला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके ma, इसको जो एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको जो है इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी डायरेक्टली ऐसे लटका हुआ नहीं, यहाँ पे बीच में वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एनीवे जो कंसीडर किया हमें वो टेक्स्ट के अंदर जैसे कंसीडर करके आपको सिंपल डेरिवेशन बताया, हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है ना, इन सबको अगर इधर ला लिया आपने, ma माइनस के एक्स या माइनस पहले bv माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखो m d2x बाई डी टी स्क्वायर, ये सॉरी प्लस हो जाएगा b dx बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वी आर हैविंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी किस केस में, डैम्पिंग के केस में। तो याद रख लो, डैम्पिंग के साथ बताया तो आपको इस तरह इक्वेशन लिखना है, और बिना डैम्पिंग के रहेगा तो ये टर्म नहीं आएगा, ओके ये टर्म नहीं आएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो d2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है, अब ये थोड़ा सा एक लेंथी इक्वेशन आती है, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू ओके एम्पलीट्यूड a e की पावर माइनस b2b डिवाइड बाई m, ओके सॉरी bt माइनस bt डिवाइड बाई 2m, ओके। उसके बाद जो cos फंक्शन रहेगा, ओके cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस 5, ओके प्लस 5। सो अब देखिए ये जो है ना, ये एम्पलीट्यूड बन रहा है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्यों? खाली ए नहीं है, ये पूरा मिलके है, तो टाइम के साथ जो है ना ये एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, देखो तो ये पूरा मिलके एम्पलीट्यूड हो रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ओके टाइम के साथ वो कम होते चले जा रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है ना ये ओमेगा डैश क्या है, इसको बोला जाता है ओमेगा डैश डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ओके ओमेगा के टर्म में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, ओके k बाई m माइनस b अपॉन 2m होल स्क्वायर। हो सकता है ये ना ही पूछे क्योंकि थोड़े से लेंथी टाइप के या वो है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। सो सिलेबस में है, ओके सीईटी के सिलेबस में है ये, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है नीट के सिलेबस से हटा दिया है, तो सीईटी वाले जो है ये कर लेंगे, नीट के लिए इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, ओके अब यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा होगा, ओके 2 पाई डिवाइड बाय ये ओमेगा डैश, तो ये 2 पाई और ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा k बाई m माइनस b अपॉन 2m होल स्क्वायर,
ओके, तो ये जो है हमने फॉर्मूला देख लिया। चलिए अब आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, चलिए आप पॉज करके कॉपी कर ले, जस्ट 5 मिनट का जो है टॉपिक बचा है। ओके, चलिए सो हेडिंग लगा दें, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, और साथ में आपको जो है आई थिंक यहाँ पे जो है रेजोनेंस भी जो है डिस्कस किया रहेगा शॉर्ट में। यस, एंड रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस। देखिए फ्री एंड फोर्स्ड, अब इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ये इस तरह से जो है ना एक दो फिक्स सपोर्ट पर, ओके इस तरह से, ये ऐसे दो फिक्स सपोर्ट बता दिए और यहां से जो है ना ऐसे बांधा है, ओके ऐसे स्ट्रिंग से। यहाँ पे एक पेंडुलम लगा दिया जिसको ए नाम दे दिया है, इसके बाद दूसरा यहाँ पे ये बी है, उसके बाद ये तीसरा जो है ये सी है, और उसके बाद आपको एक और दे दिया है दैट इज डी, यहाँ पे ये डी है, ठीक है, इस तरह से दिया है। अब देखो ये ए पेंडुलम को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हमने ऐसे धक्का दे दिया, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये पेंडुलम अपने खुद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, तो ये होती है फ्री ऑसिलेशन। मतलब हमने खाली धक्का दिया तो उन्हें अपनी ही फ्रीक्वेंसी, खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे वो जो है ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज वी आर हैविंग फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अब इनको तो धक्का नहीं दिया था आपने, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये जो BCD है इन्हों भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं ये या ऑसिलेट कर रहे हैं, दिस इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब इसकी वजह से इनको वाइब्रेट होना पड़ा, ऑसिलेट होना पड़ा। क्यों? तो ये अगर ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट हो रहा है तो इसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी ये स्ट्रिंग के थ्रू इनको भी जा रही है, और फिर इनको जो है ना अपना जो है वहां पे ऑसिलेट करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक बात समझ में आ गई कि भाई फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन किसको बोलेंगे। फ्री ऑसिलेशन जो खुद अपने से हमने धक्का दिया खुद से कर रहा है, लेकिन दूसरे जो है ये हम इसकी वजह से ये दूसरे कर रहे हैं, तो ये हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो फ्री और फोर्स्ड समझ में आ गया। अब रेजोनेंस क्या है, अब आप इसमें देखेंगे कि कोई ये जो पेंडुलम BCD में कोई थोड़े सी एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा के साथ कर रहा है, ओके, कोई कम कोई ज्यादा के साथ कर रहा है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ए जैसा ऑसिलेट कर रहा है, ओके, ये सी भी जो है ना वैसा ही ऑसिलेट कर रहा है। सब इन तीनों में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है, तो सी का है। ऐसा क्यों? क्यों कि इसकी लेंथ जितनी है इसकी भी लेंथ उतनी है, और हमें पता है कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो होती है, ओके, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √G/L। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अगर लेंथ भी कांस्टेंट होगी तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट करेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। इसी को कहा जाता है रेजोनेंस। इसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस करना। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो ये सबसे ज्यादा जो है ना एनर्जी लेता है, ये जो वाइब्रेशन एनर्जी दे रहा है ना, तो इन्हें सबसे ज्यादा लेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच है उन्हें सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, और आप यहाँ पे ये इस तरह से ऐसा ग्राफ रहेगा। सो दिस इज वी आर हैविंग व्हेन फ्रीक्वेंसी इज सेम, FA इज इक्वल टू FC। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या सिंपली F इज इक्वल टू यहाँ पे FR, जो बुक में लिखा वैसे बता। तो ये इसके सेम फ्रीक्वेंसी मैच होने से ये ज्यादा ऑसिलेट कर, और याद रखो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना मतलब डिफरेंस ज्यादा रहेगा, अब आप बोलेंगे कम वाली जो लेंथ है उन्हें कम ऑसिलेट करेगा, या ज्यादा वाली है तो इन्हें कैसा, भाई ये दोनों सेम मैक्सिमम कर रहे हैं, इन्हें मैक्सिमम कर रहा है, इसका और इसका कैसा रहेगा, तो दोनों भी कम करेंगे। कम किस बेस पर, इस फ्रीक्वेंसी से इनका जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कम एम्पलीट्यूड आएगा, उतना कम एनर्जी ये देंगे, ओके। अब अगर हमने बता दी इसकी बहुत ही छोटी बता दी तो इन्हें बहुत कम इसमें बताएगा, या इसको हमने बहुत ज्यादा बता दिया
तो इससे बहुत डिफरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर ज्यादा रहेगा तो एम्पलीट्यूड भी वो जो उसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो कम रहेगा। एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा रहेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए, जितना फ्रीक्वेंसी क्लोज रहेगी उतना ज्यादा ये जो है एम्पलीट्यूड आएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा? जब एग्जैक्टली मैच करेगी, और उसी को बोला जाता है रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये अगर एनर्जी का ग्राफ बोल दिए या पावर का ग्राफ बोल दिए, ठीक है, तो ये जो है ना एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और ये जो ग्राफ है ये फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के वर्सेस ये फ्रीक्वेंसी, तो ये जनरली एनर्जी के हिसाब से बताया जाता है या पावर के हिसाब से बताया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो सिलेबस है ऑसिलेशन का, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। सो देखिए सीईटी वालों को यहाँ तक है। नीट के लिए जैसे मैंने बता दिया कि डैम्प्ड और फ्री फोर्स्ड ऑसिलेशन ये दो टॉपिक नहीं है। सो होप, देखिए थोड़ा सा हमने लेक्चर बढ़ा ही लिया है ताकि बहुत सारी चीज़ों में वक्त थोड़ा ज़्यादा दिया है। ओके, ताकि आपको जो है ना, जो लोगों ने थोड़ा सा अगर कहीं पे समझने में दिक्कत है तो उनको भी थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।